प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान IAS अकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हमारा चैप्टर चल रहा है हिंदी की वर्तनी। जो हिंदी की वर्तनी की जो हमारा चैप्टर है, इसकी आज हमारी पहली क्लास है। और इस क्लास में हम समझेंगे कि हिंदी वर्तनी की परिभाषा और समझेंगे कुछ नियम। तो देखिए, समझते हैं कि इस चैप्टर से किस तरीके से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हमसे कोई प्रश्न देगा, और प्रश्न किस तरीके से देगा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। हमें वहाँ 4 ऑप्शन देगा, और 4 में से हमें एक शब्द क्या छांटना है कि कौन सा शुद्ध है। या हमसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो हमें क्या छांटना है कि जो अशुद्ध शब्द है 4 ऑप्शनों में से। या हमको क्या करेगा, पेयर देगा, 2-2 के पेयर दे देगा। उस तरीके से क्या देगा, 4 ऑप्शन देगा, और उसमें से छांटना है कि कौन सा पेयर क्या है, शुद्ध है या कौन सा पेयर अशुद्ध है। तो हमें देखिए, जो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि जो शुद्ध शब्द हैं, अगर हम शुद्ध शब्दों को पढ़ेंगे तो हम जो अशुद्ध देगा हमें ऑप्शन में, तो हम उन्हें छांट सकते हैं। क्योंकि अगर हम शुद्धों को समझेंगे और अशुद्धों को समझेंगे तो क्या हो जाएगी, ज्यादा शब्द हो जाएंगे, वहां पर मिसमैच हो जाएगी कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। अगर हम शुद्धों पर ही काम करेंगे तो क्या होगा, हमारे दिमाग में शुद्ध ही शब्द बैठेंगे, और जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तो अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। तो देखिए, अब समझते हैं क्लास को। पहले समझेंगे इसकी परिभाषा वर्तनी की। तो देखिए, वर्तनी की परिभाषा क्या है, लिखने की रीति को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अक्षरी कहते हैं। तो हमसे पूछेगा कि लिखने की रीति को क्या कहते हैं। इस तरीके से आपसे प्रश्न देगा कि लिखने की रीति को क्या कहते हैं, तो वहां आपको क्या देगा, ऑप्शन वर्तनी देगा या अक्षरी देगा। तो आपको बताना कि लिखने की रीति को क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं या अक्षरी कहते हैं। उसके बाद में देखिए, हिंदी वर्तनी के क्या है, कुछ नियम है जो क्या है, हमें शब्द शुद्ध लिखने या उच्चारण करने में क्या है, हमें सहायता प्रदान करते हैं। उन नियमों को हम क्या करेंगे, एक एक करके हम समझेंगे। फिर जो शुद्ध शब्द है उनको समझेंगे कि किस तरीके से उनका उच्चारण शुद्ध किया जाता है और उनको किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। तो देखिए, पहला नियम है, हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनाम को छोड़कर से सभी में शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। अब देखिए, इस जो है नियम में क्या समझना है कि एक तो विभक्ति चिन्ह है और दूसरा क्या है, सर्वनाम, और शेष क्या है, शब्द जो है, इनको क्या करना है, समझना है। तो देखिए, विभक्ति चिन्ह होते हैं, जब हम विभक्ति चिन्ह क्या, जब विभक्ति वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, समझते हैं कि कौन कौन से विभक्ति चिन्ह होते हैं। ये आपको क्या, विभक्ति चिन्ह का जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कौन कौन से विभक्ति चिन्ह होते हैं और किस तरीके से उनका क्या प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, सर्वनाम, तो विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखे जाते हैं। अन्य शब्दों के साथ क्या होता है कि हम उनको अलग लिखते हैं, किसको, विभक्ति चिन्हों को। ठीक, तो हमें ध्यान रखना है कि विभक्ति चिन्ह सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और अन्य शब्दों के साथ नहीं जुड़ते। अब देखिए, ये हमने क्या समझा, रूल समझा। तो अब इसके एग्जाम्पल को क्या करेंगे, समझेंगे। अब जैसे देखिए, सर्वनाम, सर्वनाम क्या है, उस, ये एक सर्वनाम है। अब जो ने जोड़ा है ये क्या, विभक्ति है। तो उसने हम क्या करते हैं, जोड़ के लिखते हैं, उसके साथ ने को जोड़ेंगे तो उसने बनेगा। तो विभक्ति को हम क्या करेंगे, सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखते हैं। इसी प्रकार देखिए, तुम से, तो इसमें क्या जोड़ा है, से जोड़ा है, किसके साथ, तुम के। तुम क्या है, इसमें सर्वनाम है, से क्या है, विभक्ति है। ठीक, इस तरीके से क्या, एक नया शब्द बना, तुम हमने सर्वनाम लिया और से क्या लिया, विभक्ति लिया, तो तुमसे क्या एक शब्द बन गया। ठीक, उसी प्रकार देखिए, संज्ञा, समझेंगे कि संज्ञा के साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है, क्योंकि हमसे बोला कि सर्वनाम के साथ जुड़ता है। तो देखिए, राम ने कहा, ये क्या, एक वाक्य है। अब देखिए, इस वाक्य में जो संज्ञा है वो क्या है, राम है, ने क्या है, विभक्ति है। तो ने क्या है, अलग, मतलब अन्य के साथ क्या है, हम नहीं जोड़ते हैं। तो संज्ञा देगा तो हम क्या करेंगे, विभक्ति चिन्ह को नहीं जोड़ेंगे। ये तो हमने समझा नियम। अब इसके देखिए कुछ अपवाद हैं, उनको क्या करेंगे, समझेंगे। तो जो पहला अपवाद है उसको समझते हैं। यदि सर्वनाम के साथ 2 क्या हो, विभक्ति चिन्ह हो, तो पहला जो सर्वनाम, मतलब जो पहली जो हमारी विभक्ति होगी, क्या करेंगे, उसको सर्वनाम के साथ जोड़कर लिखेंगे या मिलाकर लिखेंगे, तथा दूसरी जो क्या होगी विभक्ति, उसको क्या करेंगे, अलग लिखेंगे। इस नियम ये कहता है। अब देखिए, जैसे उसके लिए, उस क्या है, इसमें सर्वनाम है, के क्या है, पहली विभक्ति, और लिए क्या है, पहली विभक्ति। ठीक, उसके लिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको समझना, अगर 2 विभक्ति देता है तो सर्वनाम के साथ पहली विभक्ति को क्या करते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं, और दूसरी विभक्ति को क्या कर देते हैं, अलग लिखते हैं। उसके बाद में देखिए, दूसरा अपवाद है इसी नियम का, पहले का, उसको समझते हैं। सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच निपात ही तक हो, मतलब सर्वनाम और क्या होती है, विभक्ति के बीच निपात कौन सा हो,
ही तक हो तो विभक्ति अलग अलग क्या होती है, लिखी जाती है। मतलब दो विभक्ति भी दे सकता है, और जब एक विभक्ति देता है अगर निपात नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़कर लिखते हैं। ठीक, अब देखिए इसको समझेंगे क्या, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आप क्या एक सर्वनाम है, ही क्या है, इसमें निपात दे दिया, किसके, विभक्ति और सर्वनाम के बीच ही एक निपात आ गया, तो क्या करेंगे, के और लिए, मतलब ये दोनों क्या विभक्ति, दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे, ये इसमें बोला है। तो ये दो इसके क्या थे, अपवाद थे इस नियम के। इन अपवादों को भी हमें क्या करना, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम सिंगल इस अपवाद को समझते तो हम कहीं ना कहीं अगर दो विभक्ति देता हमें या निपात देता तो वहां क्या करते हम गलती कर जाते। ठीक, तो इस तरीके से हमने पहला नियम को समझा। अब समझेंगे दूसरे नियम को। अब देखिए दूसरा नियम क्या है, संयुक्त क्रियाओं में दोनों क्रियाओं को अलग अलग लिखा जाता है। अब देखिए संयुक्त क्रियाएं होती है, जैसे आ सकता है या जा सकता है या पढ़ सकता है, तो ये क्या है, दो क्रियाएं, मतलब पढ़ना और क्या, सकना, किसी कार्य को करना, सकना, कर सकता है, जा सकता है। ठीक, इस तरीके से तो दो क्रियाओं का क्या होता है, जब मेल होता है तो क्या बनती है, संयुक्त क्रियाएं बनती है। तो दोनों क्रियाएं क्या होती हैं, अलग अलग लिखी जाती है। ठीक, ये हमने दूसरा नियम को समझा। अब देखिए समझेंगे तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है, जैसे दिया हमें शब्द तक एवं साथ, ये क्या है, अव्यय है। तक एवं साथ क्या है, अव्यय है। हमें ये भी ध्यान रखना, अव्यय है। हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। तक एवं साथ अव्यय है, अलग अलग क्या होते हैं, ये लिखे जाते हैं। अब देखिए किस प्रकार के शब्दों के साथ, जैसे यहां तक, आपके साथ, इस तरीके से आपको क्या देगा, शब्द देगा। तो क्या करेंगे कि तक और साथ जो है क्या है, ये अव्यय है, इनको क्या करते हैं, अलग अलग लिखते हैं। उसके बाद में देखिए चौथा नियम है, उसको समझते हैं, पूर्वकालिक प्रत्यय। अब कुछ पूर्वकालिक क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, जिसमें देखिए एक प्रत्यय है क्या, कर। कर क्रिया से क्या होता है, मिलाकर लिखा जाता है। हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्वकालिक जो प्रत्यय है वो क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे मिलाकर, मतलब ये तो एक शब्द मिलाकर, यहां भी पढ़ा हमने कि मिलाकर लिखा जाता है। तो मिलाकर देखिए किस तरीके से प्रयोग करते हैं, जैसे हमने दूध में चीनी मिलाकर पी, तो देखिए पहले क्या किया हमने, मिलाया, तो मतलब पहले मिलाने का कार्य किया, फिर क्या, चीनी को हमने मिलाई और फिर क्या, पिया, मतलब दूध में चीनी। ठीक, तो क्या हुआ कि पहले कोई क्रिया होती है, उसके बाद में फिर दूसरी क्रिया होती है। तो पहली जो पूर्वकालिक क्रिया है उसमें क्या करते हैं, हम कर को मिलाकर लिखते हैं पूर्वकालिक क्रिया में। जैसे पढ़कर क्या हुआ, सोया, मैं रात में पढ़ा और उसके बाद में सोया, तो पढ़कर सोया। इस तरीके से क्या आपको समझना है कि अगर कर क्या है, प्रत्यय है, उसको क्या करते हैं, पूर्वकालिक क्रिया के साथ मिलाकर लिखते हैं। उसके बाद में देखिए पांचवा नियम क्या है, उसको समझते हैं। आप जब समास वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां क्या है, समास पढ़ते हैं, उसमें एक समास होता है, कौन सा, द्वंद्व समास। हम समझ रहे हैं पांचवा नियम। तो देखिए उसमें क्या बताते हैं कि दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, और दोनों पदों के बीच में क्या लगाते हैं, हम योजक चिन्ह लगाते हैं। तो इसी में यही बात बोला है कि द्वंद्व समास में पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे देखिए राम और श्याम, अब दोनों क्या है, ये संज्ञा है, दोनों क्या है, प्रधान है, इनका अपना अपना अर्थ है। ठीक, इस तरीके से ये एक स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है। ठीक, तो दोनों के बीच क्या लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा। और हम उच्चारित किस तरीके से करेंगे, राम और श्याम, तो इसका अर्थ क्या होता है, और। ठीक, या इस तरीके से भी योर और या, जैसे पाप या पुण्य। ठीक, इस तरीके से। दूसरा देखिए ये छठा नियम है, इसको क्या करेंगे, समझेंगे। सा और क्या है, जैसा, ये क्या है, हमारे समरूपवाचक क्या है, शब्द हैं। सा या जैसा, मतलब किसी से तुलना करें उसके जैसा या समान, समूह हमें समरूपता प्रदान कर रहे हैं। इत्यादि समरूपवाचकों के पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, मतलब इनको किसी शब्द के साथ जोड़ेंगे तो इनके पूर्व क्या करेंगे, हम योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आपको हमने बताया कि योजक चिन्ह क्या होता है। तो देखिए अब क्या समझेंगे, उदाहरण समझेंगे। जैसे राम जैसा, आपकी तुलना कर रहा है कि राम जैसा वो लड़का है। ठीक, या राम जैसा वो होनहार लड़का है। तुम सा, तो देखिए तुम्हारे साथ, मतलब तुम्हारे साथ, तुम सा, आपका दोस्त कह रहा है वो तुम सा पढ़ने में क्या है, अच्छा है, इस तरीके से तुलना कर रहा है, तो मतलब समरूपता प्रदान कर रहा है। तो क्या करेंगे, योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, सा जैसा कि क्या, पूर्व। ठीक, अब जैसे देखिए मिर्च से तीखा, तो इसमें क्या है,
तुलना ही प्रदान की जा रही है कि मिर्च से तीखा, ठीक, तो समरूपता दी जा रही है। इसी प्रकार देखिए 7वां रूल है, उसको समझते हैं। ये और ए का प्रयोग क्या करते हैं, शब्द, क्रियाओं और अव्ययों के बहुवचन बनाने में होता है। आप जैसे देखिए रात, तो रातें, तो क्या हो गई, एक रात क्या हो गई, एक वचन, और रातें क्या हो गई, बहुवचन। तो क्या इनको बहुवचन बनाने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय, गायें, तो ये का प्रयोग होगा वहां पर। रातें, तो क्या होगा, इस ए का, और यहां क्या, गाय, ये, ठीक, इस तरीके से क्या होता है, इनका प्रयोग बहुवचन बनाने में होता है। दूसरा देखिए इसमें, इनका प्रयोग क्रियाओं के भूतकालिक रूप में होता है। जैसे गया, तो मतलब उस गया, या का प्रयोग क्या हो रहा है, ये, या गए, तो गए देखिए बहुवचन बनाने में होगा। गया तो सिंगल, मतलब एक वचन हो गया, गए बहुवचन, तो ये जो होगा वो क्या होगा, बहुवचन होगा। और गए कहाँ इशारा कर रहा है, भूतकाल में हमारे लिए क्या कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो दोनों बातें हमें क्या समझनी है कि ये और ए का प्रयोग क्या होता है कि शब्द, क्रिया और अव्यय को क्या होता है, बहुवचन बनाने में, तथा इनका प्रयोग हम भूतकालिक क्रियाओं में करते हैं। जैसे देखिए आई, तो देखिए यहां जो प्रयोग हो रहा है आई, आई, ए का जो प्रयोग हो रहा है, क्या हो रहा है, आए, मतलब वही आए, हमारे घर पर आए, ठीक। इसी प्रकार देखिए आई, इन दोनों रूपों में क्या लिखा जाता है। गई, गई, इन दोनों रूपों में क्या लिख सकते हैं और लिखते भी हैं, ठीक। गए, गए, तो प्रयोग जो यहां हो रहा है, गए क्या हो रहा है, ये का प्रयोग हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, और क्या हो रहा है, गए मतलब बहुवचन में होता है। तो हमने इस तरीके से क्या है, 7 नियमों को समझा। अगली क्लास में और कुछ नियम है उनको समझेंगे, और फिर जो शुद्धिकरण के कुछ नियम है उनको समझेंगे, और उसके बाद में जो शुद्ध शब्द हैं, महत्वपूर्ण शुद्ध शब्द हैं, जो परीक्षा के लिए क्या होंगे, उपयोगी होंगे, उनको हम क्या करेंगे, समझेंगे। और देखिए क्लास में हम क्या देते हैं, एक प्रश्न देते हैं, इसका आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ आज की हमारी क्लास में कितने, 2 प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से बताने हैं। यहाँ आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो क्या है प्रश्न है, किस तरीके से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपको क्या एक निर्देश देगा, आपसे पूछेगा कि शुद्ध शब्द बताइए या अशुद्ध शब्द बताइए। तो देखिए जैसे कैसे हमें क्या देता है, निर्देश देता है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी बताइए। अशुद्ध, और देखिए यहाँ वर्तनी देगा और क्या देगा, शब्द भी देगा कि अशुद्ध शब्द बताइए या अशुद्ध वर्तनी बताइए या पहचानिए। अब देखिए हमें प्रश्न है और उसमें क्या है, 4 शब्द दिया है, ऑप्शन से शब्द देगा, इसी में से छांटना है आपको कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा क्या है, अशुद्ध है। तो हमसे पूछा है अशुद्ध, तो इसमें से बताएंगे हमें कौन सा अशुद्ध है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो क्या है, ए है, उसमें क्या दिया है, ब्रजभाषा, बी में दिया है प्रज्वलित, सी में दिया उल्लेख, और डी में दिया जल्लाद। ये क्या पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न में क्या है, ऑप्शन नंबर ए में विदुषी, ऑप्शन नंबर बी में सिंदूर, और ऑप्शन सी में था दिवारात, और डी में है सूड। इस तरीके से क्या 4 शब्द दिया है और इन्हीं में बताना है हमें कि कौन सा शब्द क्या है, अशुद्ध है, ठीक। इस तरीके से क्या हमारी क्लासें रहती हैं। अब आपको मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक, जो महत्वपूर्ण क्लास होगी। जय हिंद दोस्त।